नमस्कार दोस्तों। आज हम 8th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। और आज ये हमारा 8th क्लास की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर होगा। इसमें 6 चैप्टर है, जिसमें से जो लास्ट चैप्टर है वो पॉपुलेशन से संबंधित है, जो कि हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें पुरानी डाटा काफ़ी है। तो उस चैप्टर को हम नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारी आज 8th क्लास की एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी। और इसकी पूरी पीडीएफ जो फाइल है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पर मैं लेसन की पीडीएफ शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईएएस विथ धर्मेंद्र जाखड़। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेसन में हम एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी देखने वाले हैं। मेंस के एग्जाम में 2020 में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम देखेंगे किस प्रकार हमारी एनसीईआरटी प्री और मेंस के एग्जाम में काम आ सकती है। और आप लेसन को पूरा देखना, ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं एनसीईआरटी को पढ़कर। ठीक है, तो उद्योग क्या है? जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कृषि क्या है। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है, और उद्योग क्या है? द्वितीयक व्यवसाय। तो द्वितीयक व्यवसाय का मतलब क्या है? जैसे कृषि क्या करती है? उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है ना। और खनिजों से भी क्या होता है? कच्चा माल मिलता है, फिर इंडस्ट्री के द्वारा उनको क्या करते हैं? उनका प्रसंस्करण किया जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि उद्योग क्या है? विनिर्माण इकाइयाँ हैं, और या द्वितीयक क्रियाकलाप है जिनका संबंध आर्थिक गतिविधियों से हैं, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो उद्योगों को हम कुछ वर्गीकरण के आधार पर बांट सकते हैं कि उद्योगों के क्या प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें कच्चे माल के आधार पर, यदि देखें तो कृषि आधारित उद्योग भी हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग हो गए, जैसे गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है, तो चीनी उद्योग हो गया। कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र बनता है, तो उनसे मतलब हो गया सूती वस्त्र उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग हो गए। ऐसे बहुत सारे उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग, जैसे लोहा एस्क है। लोहा से क्या बनता है? लोहा इस्पात बनता है, तो वहाँ पे लोहा इस्पात इंडस्ट्री लग सकती है। ऐसे बहुत सारे जो खनिज होते हैं उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्री जो उत्पाद होते हैं, जैसे मछली है। समुद्री उत्पाद में मछली है, अन्य खनिज भी हो सकते हैं। तो इनसे क्या बन सकता है? मछलियों से हम खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है वो लगा सकते हैं। इसी प्रकार वन आधारित उद्योग होते हैं, जैसे पेड़ों से क्या बन सकते हैं? इमारती लकड़ी बन सकती है, इनसे भी बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। तो वन आधारित उद्योगों को हम बांट सकते हैं। तो ऐसे सिंपल सिंपल वे में इसमें बांटा गया है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, चैप्टर में समझाने के लिए बताया गया है। इसके अलावा आकार के आधार पर उद्योगों को हम बांट सकते हैं, जैसे निवेश, रोजगार, उत्पादन के दृष्टिकोण से। कुछ उद्योग लघु आकार के उद्योग होते हैं, कुछ वृहत आकार के उद्योग होते हैं। ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमारे यहाँ एमएसएमई इंडस्ट्री है। तो ऐसा आ सकता है कि भारत के अंदर, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है आकार के आधार पर, है ना। कितना एक मतलब जो उद्योग है उसके अंदर किस प्रकार लोगों को रोजगार मिला है। जैसे 10 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, या 100 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। कितनी पूंजी का निवेश किया है, उस हिसाब से क्या होता है? उद्योगों को लघु आकार और वृहत आकार में बांटा जा सकता है। तो यहाँ से तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वो भी आपको आगे इवेल्युएट करना पड़ेगा जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। इसके अलावा जैसे स्वामित्व के आधार पर हम जानते हैं कि कुछ सार्वजनिक उद्योग होते हैं। ठीक है, काफ़ी पीएसयू कंपनियां होती है। और इसके अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियां होती है। संयुक्त क्षेत्र यानी जहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों काम करें। और कुछ होती है सहकारी क्षेत्र, जहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़कर क्या करते हैं? किसी इंडस्ट्री की स्थापना करते हैं। जैसे गुजरात में डेयरी जो है, सहकारी उपक्रम है एक तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़कर उनसे बनते हैं। जैसे अमूल हो गया या सुधा डेयरीज का एग्जाम्पल है। आपको पता हो तो जैसे हमारा यूपीसी मेंस है। यूपीसी मेंस के जीएस फेस्ट के अंदर, यूपीसी मेंस के जीएस फेस्ट में ज्योग्राफी सेक्शन में आप देखना सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है कि उद्योगों की अवस्थी संबंधी कारक कौन से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जीएस फेस्ट में हर एक साल एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन जाती है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार कोई भी इंडस्ट्री होती है, उसकी स्थापना किस प्रकार होती है। ठीक है, जैसे हम कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री आप देखते हो तो उसकी आप कारक देखना कि ये इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों स्थापना की गई इसकी, है ना। उसके पीछे कौन से ऐसे कारक है कि इसकी स्थापना यहीं क्यों की गई, है ना। तो ये आपको देखना है। तो बहुत सारे ऐसे कारक हो सकते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति के बहुत सारे कारक हो सकते हैं। जैसे कुछ इंडस्ट्री होती है जो कच्चे माल की अवस्थिति पर ही स्थापित होती है, क्योंकि जैसे हम बात करें कि कहाँ कहीं जैसे लौह इस्पात इंडस्ट्री है मुख्य रूप से ना। तो लौह इस्पात इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापना करनी चाहिए हमें? तो लौह इस्पात इंडस्ट्री वहाँ स्थापित होनी चाहिए जहाँ पे कच्चा माल मिलता है। क्या? जैसे लोहा मिलता है या कोयला मिलता है। ठीक है, क्योंकि यदि हम कच्चे माल की अवस्थिति पर लोहा इस्पात को हम स्थापित नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारा कचरा दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। यदि दूसरी जगह इंडस्ट्री बनाते हैं तो फिर वहाँ से एक तरह से हम कह रहे हैं कि हमारा जो परिवहन खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अनुकूल अवस्थिति क्या हो सकती है? तो अनुकूल अवस्थिति हो सकती है कच्चे माल की अवस्थिति। कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जैसे
वो कच्चे माल की अवस्थिति पर स्थापना ना होकर उनको हम बाजार की ओर स्थापित करते हैं। जैसे आप है ना इसमें सूती वस्त्र ले सकते हो। तो सूती वस्त्र के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप है ना कपास क्षेत्रों में ही सूती वस्त्र मतलब कपास क्षेत्रों में ही सूती वस्त्र का उद्योग लगाओ, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग क्या है, एक शुद्ध उद्योग है, प्योर उद्योग है ना। मतलब एक कह सकते हैं कि सूती मतलब जो कपास है प्योर मटेरियल है ना। तो प्योर मटेरियल को चाहिए आप है ना इंडस्ट्री कपास के क्षेत्र में स्थापित करो, या फिर मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बाजार में स्थापित करो, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि न तो वो बाहर गेन करता है, न उससे बाहर मतलब कम होता है। तो कहने का क्या मतलब है, जब हम कपास से कपड़े बनाते या कपास से धागा बनाते हैं तो उसमें बाहर में कोई बदलाव नहीं होता है। तो आप इसकी स्थापना कहीं भी कर सकते हो। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि ये आवश्यक नहीं है कि आजकल है ना उनकी लोकेशन केवल हम कच्चे माल की अवस्थिति पर ही रखते हैं। आजकल ऐसे अन्य कारक भी हो गए हैं, ऐसे डायनेमिक फैक्टर भी हो गए हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंदरगाह लोकेशन पे भी स्थापित हो सकती है या बाजार के निकट भी स्थापित हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं, ये कारकों को आपको ध्यान रखना है। इस एनसीईआरटी में दिया गया है, इसके अलावा एनसीईआरटी 12th में भी मतलब ऐसे कारक बताए गए हैं। तो हर एक साल यहाँ से मेंस के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है ज्योग्राफी सेक्शन में। इस बार भी 2020 में एक लो इस्पात वाला क्वेश्चन 2020 की मेंस के एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट लेंगे, इनको टॉपिक को पढ़ने के बाद में एक आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चनों को करना चाहिए और बेस्ट वे क्या हो सकता है। और गारंटी है मेरी, आप यदि इन चीज़ों को पकड़ लिया आपने ना, तो आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि जीएस पेस्ट में मेरे खुद के 116 मार्क्स हैं मेंस में, हिंदी माध्यम में है। लोग कहते हैं कि हिंदी माध्यम में 100 प्लस नंबर लाना ही बहुत मुश्किल होता है जीएस के पेपरों में। मेरे स्वयं के 116 मार्क्स है इसमें। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे मार्क्स आते हैं, सभी का पैटर्न अलग अलग देखने को मिलता है। तो आप विश्वास बनाना कि हम यदि अटेम्प्ट अच्छा लेते हैं तो अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई कच्चे माल की अवस्थिति पर उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। एग्जाम्पल देके बताया कि लो इस्पात के लिए हमें सही बात है कि कच्चे माल की अवस्थिति पर ही स्थापित करना चाहिए। जैसे आगे के चैप्टर में या आगे की एनसीईआरटी जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे एक विद्वान है वेबर, इंडस्ट्री के वेबर विद्वान है एक, उन्होंने बताया कि जैसे हम कोई इंडस्ट्री स्थापित करते हैं, यहाँ पे सपोज करो मार्केट है ना, और आप देख सकते हो मार्केट है और यहाँ पे मतलब रॉ मटेरियल R1 है और रॉ मटेरियल R2 है। ठीक है, आप ऐसे डायग्राम भी मेंस में बना सकते हो। तो आपको कोई लो इस्पात इंडस्ट्री आपको स्थापित करनी है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे आयरन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे कोयला मिलेगा। तो मतलब इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित करना कहाँ ठीक रहेगा, जहाँ पे हमारी लागत वगैरह कम हो ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे इसमें बना सकते हो कि यदि हम बीच में स्थापित करेंगे, जैसे आर मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे भी हमें आयरन लाना पड़ेगा, यहाँ कोयला लाना पड़ेगा। दोनों बाहर गेन वाले हैं ना, मतलब बाहर लूज करने वाले हैं, सॉरी। बाहर लूज करने का क्या मतलब है, बाहर लूज करने का मतलब है उसमें छांटना पड़ेगा हमें। जैसे लो आयरन एस्क जो होता है उसमें काफ़ी कचरा होता है, उसको आप प्योर यदि इस्पात में बदलते हो तो उसमें आप कह सकते हो कि उसमें काफ़ी कचरा होता है। तो आप इतना तो लागत वहन नहीं कर सकते, तो आप एक ऐसी लोकेशन चुनो जहाँ पे दोनों को फ़ायदा हो। तो आप जैसे ये मार्केट की तरफ है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसको हम मार्केट की तरफ भी स्थापित कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है इंडस्ट्री, एक तो उपयुक्त रूप से यहाँ से ये हो सकती है। लेकिन ये अलग अलग रूल पर अलग अलग लागू होगा, ये आप चिंता मत करना कि ऐसा ही रूल लागू होता है। ये तो चलो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताना चाह रहा था कि कैसे स्थापना हो सकती है। बाकी आगे की एनसीईआरटी जैसे 12th वाली एनसीईआरटी है, वहाँ पे ये सिद्धांत बताए गए हैं ना, तो हम कर सकते हैं। जैसे अभी एक त्रिभुज बना के एक और देखते हैं, इसमें 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं ताकि समझ में आए आपके, है ना। तो कहने का क्या मतलब है, एक जो इंडस्ट्री उद्योग है वो कहाँ पे स्थापित होना चाहिए। जैसे एक त्रिभुज बनाया हमने, इस त्रिभुज में हम बात करते हैं, जैसे आयरन वाले के भी एग्जांपल ले रहे थे कि लो इस्पात कहाँ पे स्थापित अच्छा होगा। जैसे R1 मतलब एक रॉ मटेरियल हो गया R1, R2 हो गया दूसरा रॉ मटेरियल, एक हो गया मार्केट। तो कहाँ पे स्थापित करना चाहिए, तो जैसे लो इस्पात उद्योग में तो मुख्य रूप से ना आप कह सकते हो कि या तो देखो यहाँ पे स्थापना करें तो यहाँ पे भी समस्या आएगी। कैसे समस्या आएगी, दोनों का हम कचरा साथ में लेके जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे भी स्थापित करेंगे तो यहाँ पे भी दोनों का कचरा एक साथ जा सकता है। इसके बजाय एक काम ये हो सकता है कि क्यों ना हम एक जगह स्थापित करें, जैसे लो इस्पात इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे चुने कि हम यहाँ पे क्या है कि लो इस्पात कम से कम खनिज वगैरह, यहाँ पे हम क्या करेंगे कोयला ले आएंगे ना। ठीक है, कोयला ले आएंगे क्योंकि कोयला लाने में उतनी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यदि आप लो इस्पात वाले कचरे को साथ में ले जाते हो तो एक तरह से बाहर साथ में ले जा रहे हो ना, एक तरह से आप परिवहन में खर्चा ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तो इसके बजाय ये बढ़िया एग्जांपल है कि लो इस्पात इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हो कि R1 जहाँ पे लो इस्पात है यानी लो एस्क जो जहाँ पे है ना, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो सकता है ऐसा। एक ये हो सकता है जैसे हम कोई एग्जांपल लें कि भाई आप एग्जांपल लो किस चीज़ का, जैसे ये आजकल बेकरी उद्योग जो होते हैं ना, इंडस्ट्री वगैरह, गेहूँ जहाँ पे हमें क्या चाहिए R1, जैसे हमारा क्या क्या हो गया गेहूँ वाला हो गया, R2 क्या हो गया जैसे चीनी वगैरह हो गई ना। तो इनके लिए बेस्ट ये होता है कि आप ना बाजार की ओर इनकी स्थापना करो। तो इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित होगी, बाजार की ओर स्थापित होगी, क्योंकि दोनों क्या है मतलब बाहर गेन करेंगे बाद में ना। जैसे
अपने गेहूँ का क्या चाहिए, गेहूँ से हम आटा बनाएंगे और चीनी दोनों मिलके फिर बिस्किट बनाएंगे ना, तो दोनों फिर बाहर गेन होगा, मतलब दोनों से तो कहाँ पर स्थापित होगी इसकी, मतलब बाजार की ओर, मार्केट की ओर इसकी स्थापना होगी। तो ये तो मैं केवल एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ये मतलब जनरल नॉलेज जीएस में उतना काम का नहीं है, हम क्या करते हैं ऑप्शनल ज्योग्राफी में ऐसा पढ़ते हैं। तो आपको ये अच्छी से समझ में आना चाहिए ना कि किस प्रकार कोई इंडस्ट्री होती है वो कहाँ स्थापित करनी चाहिए हमें। तो ये हमारे कारक हैं, बहुत सारे ऐसे कारक हो गए, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कारक होके आगे हम पढ़ेंगे, मतलब एक बढ़िया सा मॉडल आंसर देखेंगे, तब जाके और ज़्यादा समझ में आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मतलब जहाँ पे कच्चा माल अवस्थिति होती है बिल्कुल कारक होता है। आसपास मतलब क्या होता है, श्रम भी अच्छा होना चाहिए, मतलब कुशल श्रमिक होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम कि गुजरात के अंदर जो कपड़ा उद्योग है यार, कपड़ा मिल वगैरह, ये सूती उद्योग है, इतना मतलब विकसित क्यों हुआ, उसके पीछे ये था कि आसपास में काफ़ी उनके पास क्या था, अच्छा कौशल युक्त सस्ता श्रम उपलब्ध था। ठीक है, इसके अलावा पूंजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हो कि जैसे आप ये कह सकते हो कि मतलब गुजरात और महाराष्ट्र में ही मतलब ज़्यादातर इंडस्ट्री वगैरह क्यों विकसित हुई है ना, तो उसके पीछे कारक पूंजी था कि यहाँ पे काफ़ी पुराने मतलब जो कह सकते हो उद्योगपति या ऐसे निवेशक यहाँ पे उपलब्ध थे उनके पास, ताकि आसानी से पूंजी स्थापना, पूंजी का निवेश यहाँ पे हो सका था। इसके अलावा बाजार भी अहम कारक है ना। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करो, जैसे जमशेदपुर की बात करें टाटा की, तो वहाँ पे एक तो ये था कि कच्चा माल की स्थिति बहुत अच्छी थी वहाँ पे, आयरन मतलब जो एस्क है वो उपलब्ध था। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों से कोयला भी था। इसके अलावा उनके पास बड़ा बाजार कोलकाता पास में स्थित था ना, तो ये भी एक बड़ा रोल होता है। जल इंपॉर्टेंट होता है, जल ऊर्जा के रूप में भी काम आता है और जल का इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज में होता है। तो आप देखना इंडस्ट्री कोशिश की जाती है कि तटीय किनारों पर या नदी किनारों पर जहाँ पर मतलब पानी की सुविधा हो वहाँ पे हम इंडस्ट्री को स्थापित करेंगे। इसके अलावा एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत चाहे आज कैसी भी एनर्जी हो ना, चाहे कोयला के माध्यम से हो या मतलब चाहे इलेक्ट्रिकल हो या और भी अन्य माध्यम से हो सकती है। भूमि अधिग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के अभाव में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो आजकल हम पढ़ते हैं ना कि ईज ऑफ डूइंग के बहुत सारे ऐसे मानक है कि विदेशी निवेशकों को आकर्षित करते हैं, तो उसके अंदर भूमि भी एक है, लाइसेंस राज है, सब ये चीज़ें शामिल होती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आजकल आप देखना कि जितने भी इंडस्ट्री है ना, बंदरगाह की ओर स्थापना की ओर अग्रसर है। आप देखना कि जैसे भारत की हम बात करें, तो भारत में ट्रेडिशनल रूप से हम बात करें कि लो एस्क जितने भी हैं, तो लो एस्क जो पर आधारित जो इस्पात उद्योग है ना, वो भूमि के मतलब कह सकते हो कि आंतरिक भाग में स्थित है। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि ये बंदरगाह की ओर आ रहे हैं, कि बंदरगाह पे जैसे विशाखापट्टनम हो गया या मतलब उड़ीसा के अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब लो इस्पात इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है परिवहन क्रांति और संचार क्रांति, ठीक है। तो परिवहन क्रांति की वजह से आज क्या हुआ कि आज हम कोयला है ना, भारत से क्यों लाए भाई कोयला, आज सस्ता कोयला में जब ऑस्ट्रेलिया से मिल सकता है तो हम ऑस्ट्रेलिया से कोयला ला सकते हैं। आसपास से यहाँ पे लो इस्पात मिल गया, मार्केट जैसे जापान है, तो जापान की ओर जाना है तो क्यों नहीं इंडस्ट्री हम बंदरगाह भी स्थापित करें। तो ये ऐसा डायग्राम आप बना दिए वहाँ पे, तो इसका फायदा मिलता है आपको। अच्छे अच्छे डायग्राम में सिखाऊंगा कि इस ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कितने प्रकार के डायग्राम बना सकते हो ना। बहुत सारे अच्छे डायग्राम हमारे पास हो सकते हैं, मैप हो सकता है हमारे पास, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हो। तो आपको लगता है ये आसान है, लेकिन इसको जब एग्जाम में लिख के आओगे ना, एग्जाम्पल देख के है ना, तब मजा आएगा। क्वेश्चन ये आ जाए कि उद्योगों की अवस्थी संबंधी कारक कौन से बताइए, उदाहरण से ही समझाना है, तो आप अच्छे एग्जाम्पल देख के समझा देना, ठीक है। जैसे आगे हम बढ़ेंगे, इसमें दिया हुआ है कि औद्योगिक तंत्र क्या है। तो औद्योगिक तंत्र तंत्र क्या होता है, मुख्य रूप से उसमें होता है कि बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। जैसे उसमें निवेश शामिल होता है। उसमें निवेश क्या करेंगे हम, निवेश श्रम का करेंगे, कच्चा माल, भूमि, जल, परिवहन आदि का हम निवेश करेंगे, ठीक है। फिर उसमें एक प्रोसेस होता है कि कोई भी इंडस्ट्री जब स्थापित होती है उसमें निवेश तो आपने कर दिया, लेकिन जो मध्यमकारी जो भूमिका निभाने वाली चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस। किस प्रकार प्रोसेस के माध्यम से हम उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे परिष्कृत माल, इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आउटपुट क्या होता है कि जो भी आपने निवेश किया है ना, आपने प्रोसेस किया है, निवेश किया है, उसके बाद में आउटपुट क्या होता है, क्या मतलब चीज़ें निकल के आती है, आपका उत्पाद कैसा है, आपका उत्पाद अच्छी क्वालिटी का है, सस्ता है, मार्केट में उसकी डिमांड कैसी है, उसके हिसाब से फिर आपकी जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी आपकी मांग कह सकते हो कि डिमांड सप्लाई के आधार पर आपकी इंडस्ट्री की स्थापना होगी, तो उसको बोलते हैं औद्योगिक तंत्र। इसके अलावा औद्योगिक प्रदेश क्या होता है दोस्तों, ये अच्छी कॉन्सेप्ट है कि औद्योगिक प्रदेश जीएस फेस्ट में मेंस में आ सकता है कि औद्योगिक प्रदेश क्या होता है। तो औद्योगिक प्रदेश को आप ऐसे कह सकते हो कि एक तरह से ये है कि मतलब जैसे हम एग्जांपल लें इनका कि कोई एक इंडस्ट्री स्थापना होती है, बड़ी इंडस्ट्री स्थापना होती है ना, तो उसके आसपास और भी इंडस्ट्री स्थापित हो जाती है ना, ठीक है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मतलब औद्योगिक प्रदेश बन जाता है, एक बड़ा मतलब क्षेत्र बन जाता है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री स्थापना हो चुकी है। उसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री स्थापित स्थापित होती है, ठीक है। जैसे हम लो इस्पात की बात करें,
जैसे जमशेदपुर, टाटा वगैरह यहाँ की एग्जांपल है। तो लो इस्पात बनने से क्या हुआ, यहाँ अन्य जो लो इस्पात वाले उद्योग हो सकते हैं, जिनको जैसे हम आप कह सकते हो छोटी छोटी चीज़ें, मानो कि मशीनों के जो उपकरण बनते हैं लो इस्पात से हो गए, टिन शेड्स जो बनते हैं, और भी जो लोहे की वस्तुएं बनती हैं, चाहे आपके टूल्स हो गए, है ना। तो उनकी वजह से भी एक बड़ा, एक कह सकते हो कि इंडस्ट्री हब बन जाता है कई बार, है ना। तो एक औद्योगिक प्रदेश का रूप ले लेता है जब आगे जाकर बड़ा हो जाता है। तो एक तो ऐसे हो सकता है। एक एग्जांपल ये बता सकते हो कि जैसे आप एग्जांपल लो, किसी भी एक क्षेत्र का एग्जांपल ले सकते हो ना, कि मतलब वहाँ पे शुरुआती स्तर पर छोटे उद्योग थे, लेकिन बाद में आगे जाकर बड़े उद्योग बन गए। जैसे आप कोलकाता वाले का ले सकते हो, उगली वाले का एग्जांपल, है ना, कि यहाँ पे क्या है, बड़ा एक मतलब कॉरिडोर बन सकता है कि यहाँ पे जूट पर्सन उद्योग काफ़ी ज़्यादा है ना, इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ पे, कोलकाता में डिमांड है, यहाँ बंदरगाह भी है, जिसके कारण वैश्विक जो मांग होती है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री जो होती है काफ़ी मतलब लोकेशन मायने रखती है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी मायने रखती है। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदेश क्या होता है, कि अनेक उद्योगों की अवस्थिति एक साथ होती है वहाँ पे। इसके अलावा समूह प्रभाव का लाभ मिल सकता है। समूह प्रभाव का लाभ क्या मिल सकता है, कि जैसे यदि हम मानते हैं कि यदि कोई एक इंडस्ट्री स्थापना होती है तो उसकी कनेक्टिविटी होगी पक्का, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, जो भी विकास होगा, मतलब मजदूरों के लिए अच्छे आवास वहाँ पे होंगे, या मजदूर वहाँ पे आते होंगे, तो उनके लिए भी मतलब आसपास सस्ता श्रम मिल सकता है। तो ऐसे क्या होगा, समूह प्रभाव का लाभ मिलता है। मतलब औद्योगिक प्रदेश में समूह प्रभाव का लाभ मिलता है, मतलब लागतों में कमी आ सकती है, आधारभूत ढांचे में आसानी से निवेश होता है, परिवहन जाल आसानी से विकसित हो सकता है, बाजार, सस्ता श्रम आदि वहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे औद्योगिक प्रदेश में आज भी आप जानो कि जैसे हम कई प्रकार के भारत में औद्योगिक प्रदेश, उनका एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे गुड़गांव, मानेसर, ये भी एक औद्योगिक प्रदेश है ना, इनका एग्जाम्पल ले सकते हो। मुंबई, पुणे वगैरह एग्जाम्पल ले सकते हो। साउथ में मतलब बेंगलोर, चेन्नई, इसका कॉरिडोर का एग्जाम्पल ले सकते हो। मतलब कॉरिडोर अलग होता है, औद्योगिक प्रदेश थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया। बाद में है कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं? जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अभी हम मैप में देखेंगे कौन से औद्योगिक प्रदेश है, तो पूर्वोत्तर अमेरिका है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि पिट्सबर्ग और जो महान जिले हैं वहाँ पे अमेरिका में, वो क्या है, पूर्वोत्तर अमेरिका की प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य यूरोप और पूर्व यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब औद्योगिक प्रदेश है। जर्मनी का रूराइन प्रदेश पढ़ा होगा आपने, है ना, वो भी काफ़ी बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। पूर्वी एशिया में जैसे जापान और चाइना में भी काफ़ी ऐसे औद्योगिक प्रदेश हैं। तो यहाँ पे तो लेकिन छोटे छोटे रूप में दिया गया है, इतना डिटेल में दी नहीं गई है एट्थ के एनसीईआरटी में। जहाँ पे जैसे हम ट्वेल्थ के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल हमें देखने को मिलेगी। तो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इसके अलावा समुद्री और पत्थरों के समीप होते हैं। तो ये सही बात है कि आप ये जानते हो कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित होगी, जहाँ पे अच्छी उपयुक्त दशाएं होगी। उसी प्रकार के हम कह सकते हैं कि जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ हो जाती है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो कि औद्योगिक प्रदेश है। जैसे ये इंडस्ट्री हो गई और औद्योगिक प्रदेश ये हो गया, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे लगती है, ठीक है, तो औद्योगिक प्रदेश बनता है। तो ये कहते हैं कि औद्योगिक प्रदेश की दशाओं की यदि हम देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पे हम अभी पढ़ा था, और समुद्री पत्थरों के मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब जहाँ पे अमेरिका वाले क्षेत्र है ना, जैसे अमेरिका में हो गया, या आप कह सकते हो कि 55-60 डिग्री अक्षांश, या 40 से लेकर 60 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में आप कह सकते हो। यहाँ पे मतलब संभावना है, क्यों संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मतलब खनिज मिलेंगे, प्राकृतिक खनिज, पहले हम पढ़ के आए कि कोयला मतलब इस बेल्ट में क्यों पाया जाता है, लो इस्पात पे अच्छा, लो एस्क भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री तो बनेगी ना आराम से यहाँ पे। इसके अलावा जैसे समुद्री पत्थरों के समीप भी बिल्कुल सही है। समुद्री पत्थरों के से क्या होता है, परिवहन की संभावनाएं बनती है, बाजार की ओर दशाएं बनती है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के निकट परंतु बढ़ती विज्ञान प्रौद्योगिकी, हाँ ये बात सही कि, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और परिवहन क्रांति ने मतलब एक तरह से इंडस्ट्री को कहीं भी विश्व के कहीं किसी भाग में स्थापित कर दिया है। या ये होता है कि इनका ट्रेंड होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदरगाह की ओर स्थानांतरण इनका होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उपयुक्त दशाएं होती है। एक चीज़ ये भी है कि जैसे कोई महाद्वीप है ना, तो पहले शुरुआत में इंडस्ट्री कहाँ लगती है, महाद्वीप के आंतरिक भागों में लगती है, क्योंकि वहाँ पे खनिज संसाधन होता है। लेकिन एक समय के बाद में वहाँ पे औद्योगिक रुग्णता आ जाती है। मतलब औद्योगिक रुग्णता से तात्पर्य क्या है, कि वहाँ के जो आसपास के खनिज है वो समाप्त हो जाते हैं। अब इंडस्ट्री कहाँ पे आएगी, बंदरगाहों की ओर आएगी। बंदरगाहों की ओर क्यों आएगी, कि बंदरगाहों की ओर इसलिए आएगी यार, कि हम जितना भी कच्चा माल है ना वो विदेशों से आयात कर सकते हैं। एक तो फायदा ये मिलता है कि तो बंदरगाह लोकेशन पर स्थापित करना अच्छा रहता है। दूसरा, हमारी मार्केट ये हो सकता है ना कि विदेश में ही हमारी मार्केट हो, ठीक है। जैसे अमेरिका की आप बात करो, ठीक है, आपके पास ऐसे मैप डायग्राम होने चाहिए कि आप जब भी अमेरिका की बात करो, तो जैसे अभी डायग्राम बनाते हैं एक अमेरिका का, देखो ठीक ठाक बन गया अपना। जैसे पहले यहाँ पे क्या था, पिट्सबर्ग में अमेरिका के यहाँ पे इंडस्ट्री कॉरिडोर था ना, ये ट्रांसफर हो गया आजकल कहाँ पे, महान जिलों की ओर, है ना। महान जिले कनेक्ट है किसे, नदियों के माध्यम से, आप कह सकते हो अटलांटिक महासागर से कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अटलांटिक महासागर से कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, विश्व से कहीं भी क्या हो सकता है, विश्व से कहीं भी कोयला संसाधन या जो भी खनिज चाहिए ना, कच्चा माल चाहिए, वो यहाँ पे आ सकता है। फिर मार्केट कहाँ है, इनका मार्केट है यूरोप, मुख्य रूप से यूरोप मार्केट है।
तो बंदरगाह के आसपास या मतलब ऐसी कनेक्टिविटी जहाँ से परिवहन सस्ता हो, वहाँ भी औद्योगिक इंडस्ट्री बनना आसान होगा। तो ऐसे पढ़ते हैं इनको। आगे जैसे हैं कि भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, कि जैसे इसमें हो गया मुंबई पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु हो गया, हुगली प्रदेश हो गया, छोटानागपुर औद्योगिक प्रदेश हो गया, विशाखापट्टनम, गुंटूर। इसमें काफ़ी जैसे एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया हुआ है, आगे जैसे इनमें काफ़ी बदलाव आ गया है। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे जब भी औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक गलियारों की बात हो ना, तो अपने नोट्स में शामिल कर लिया करो। विशेष तौर पर जैसे बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें ऐसी चीज़ें चर्चा में रहती है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री इन्होंने बता रखी है, सनराइज उद्योग क्या होता है। तो सनराइज उद्योग आजकल जैसे आप देख सकते हो कि जो सूचना प्रौद्योगिकी होती है, यानी आईटी इंडस्ट्री जो होती है, इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ हो गया, पर्यटन हो गया, ज्ञान से संबंधित उद्योग है, ये क्या बोलते हैं इनको, सनराइज या उभरते उद्योग बोलते हैं। ये भी कई बार प्रेम में आ सकता है कि सनराइज उद्योग कौन से हैं, तो आप इनको बोल सकते हो, जो विशेष तौर पर सेवा सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मतलब आईटी इनसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ, पर्यटन, ज्ञान, ये भी इनसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसमें एक फैक्ट दिया हुआ था कि मतलब औद्योगिक विविधता या दुर्घटना का एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि किस प्रकार भोपाल के में 3 दिसंबर 1984 को मतलब एक बड़ी दुर्घटना घटी थी, काफ़ी लोगों को यहाँ पे नुकसान पहुँचा था। तो इसका कारण था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव था। यहाँ पे एनसीईआरटी में इफेक्ट दिया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने इफेक्ट बताने की कोशिश की है। बाद में एक अच्छा डायग्राम देके बताया गया है। दोस्तों ऐसे डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लिया करो कि ये डायग्राम बहुत काम के हैं। जैसे इसमें बताया गया औद्योगिक प्रदेश और विश्व की औद्योगिक पट्टी को बताया गया है। जैसे आप इसमें औद्योगिक प्रदेश को देखोगे ना, ये डायग्राम यहाँ पे इतना साफ नहीं है क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से उठाया, तो उसकी मतलब क्या कह सकते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। लेकिन आप इसको ऐसा कर सकते हो कि आपके सामने एनसीईआरटी की जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है वो सामने रखो, जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसको आप डायग्राम वहाँ पे देखने की कोशिश करना। तो देखो आप जैसे अमेरिका की बात करें मैं, तो अमेरिका के देखो उद्योग पूर्वी मतलब तट की ओर स्थापित है इनके। एक तरह से आप कह सकते हो कि बंदरगाह लोकेशन है इनकी अपलेसन पर्वतीय, क्योंकि यहाँ पे पीट्सबर्ग में पहले से ही ऑलरेडी काफ़ी खनिज संसाधन यहाँ पे इनके पास थे। इसके अलावा जो महान जिले हैं, 5 महान जिले ना, यहाँ पे भी मतलब इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कार निर्माण की इंडस्ट्री या अन्य जो भी है ना, वो इंडस्ट्री होगी। इसके अलावा कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर वगैरह ये इंडस्ट्री जो है ना इस तरफ है। ठीक है, तो ये औद्योगिक प्रदेश हो गया अमेरिका का। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे मतलब जर्मनी में दे रखा है, रूस में दे रखा है, चीन में यहाँ पे है, जापान में है, इंडिया में भी औद्योगिक प्रदेश मतलब एक तरह से गंगा घाटी और गुजरात मुंबई में दे रखा है। तो ऐसे हम इनको पढ़ना चाहिए, आपको मैपिंग करनी चाहिए। आपको ये चीज़ें आसान लगती है तो इनको बिल्कुल और आसान बनाओ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए कि विश्व के औद्योगिक प्रदेशों को या औद्योगिक पट्टी को आप बताओ। तो कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया हो आपके पास, कि थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आप किस प्रकार मैपिंग के माध्यम से ये बताने की कोशिश करो, कि फिर आप केस स्टडी के माध्यम से एक बता दो। उत्तरी अमेरिका का एग्जांपल देके बता दो केस स्टडी में कि उत्तरी अमेरिका में किस प्रकार मतलब पिट्सबर्ग से महान झीलें जो है उस तरफ इनका स्थानांतरण हुआ है, आप इनको बता सकते हो। यहाँ के कुछ शहर याद हो आपको, डेट्रॉइट वगैरह, वो बता सकते हो। रूर राइन प्रदेश का आप बता सकते हो। तो ऐसी कोशिश आपको करनी चाहिए। दोस्तों 2020 के एग्जाम में ये आसान सा क्वेश्चन आया था। ये आसान उन लोगों के लिए नहीं था जिन्होंने कभी ऐसा कुछ पढ़ नहीं रखा था, या जो कहते हैं कि एनसीईआरटी में दम नहीं है, एनसीईआरटी ठीक है, नॉर्मल है। मेरा तो ये मानना है कि मैं एनसीईआरटी को बेस बनाता हूँ, कम पढ़ता हूँ। चाहे 50 शब्द में कोई यहाँ पे चीज़ दी गई है ना, 20 शब्द में, 50 शब्द में कोई चीज़ बताई गई है, मैं उसको ढंग से पढ़ लेता हूँ और अपने फिर नॉलेज के बेस पर उसको अच्छा बना लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखना है, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की आवश्यकता थोड़ी ना है। आपको मैं ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए था, या मतलब कैसे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके लिए ये मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो हम लेते हैं इसको अटेम्प्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो आप, कि क्वेश्चन को देखते हम क्या करना चाहिए हमें, कि वर्तमान में लौह इस्पात उद्योग, ठीक है भाई, लौह इस्पात उद्योग है। कच्चे माल, देखो इसमें पहली की टर्म है लौह इस्पात उद्योग, दूसरा है कच्चे माल के स्रोत से दूर, दूसरा इसका मतलब शब्दावली होगी। क्वेश्चन को तोड़ना सीखना है, कि मतलब ये कह रहा है, कहने का मतलब आपको पता है कि पहले लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे थे, जहाँ पे कच्चा माल था, यानी जहाँ पे कोयला या लो एस्क उपलब्ध था, ठीक है, वहाँ पे थे। लेकिन आजकल ये कह रहा है कि मतलब इनकी स्थिति उदाहरणों सहित कारण बताइए, मतलब कच्चे माल से स्रोत से दूर इनकी स्थापना हो रही है, कुछ उदाहरण देकर बताइए। अब वर्ड है आपके पास 150 वर्ड में, मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में, यानी आपके पास वहाँ पे क्या आएगा, 2 पेज खाली आएंगे इसके लिए। यूपीसी की मेंस एग्जाम में 2 पेज आपके पास होंगे ना, 2 पेज में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है, आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए आपको। मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हो। कहने का मतलब है कि मेरे पास जैसे 2 पेज खाली होंगे, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा मैं इसको 1.5 पेज तक निपटा दूँ, आगे का स्पेस खाली रहने दो। क्योंकि हमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि 1.5 पेज में हमारे 150 वर्ड पूरे हो जाए।
यहाँ पे आप ये चिंता मत करना कि आपके वर्ड 120 है, 130 है या 200 वर्ड है, 180 वर्ड, इनकी चिंता काउंट करने मत बैठ जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आपकी स्पीड तेज़ है तो आप कुछ वर्ड ज़्यादा लिख रहे हो, 160-70 लिख रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का क्या मतलब है कि आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि अच्छा लिखना है आपको ना, चाहे वर्ड कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप क्वेश्चन की डिमांड पूरी कर रहे हो 130 वर्ड में तो क्वेश्चन आपका परफेक्ट है। यदि आपसे डिमांड 170 180 वर्ड में हो रही है तो चिंता मत करना, आप 180 वर्ड में कर देना। वहाँ पे कोई माइनस मार्किंग करने नहीं बैठा आपकी कि भाई आपने कुछ वर्ड ज़्यादा लिख दिए तो है ना आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे, क्वेश्चन की डिमांड तो हम समझ गए क्या पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक तो हमारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए। और ना कुछ दोस्त ये गलती करते हैं, इसको भारत के पक्ष में लेके आ जाते हैं कि क्वेश्चन ये भारत का पूछा हुआ है, जबकि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये भारत को लेकर पूछ रहा है। भारत का आप एग्जाम्पल दे देना, इंडिया की किसी इंडस्ट्री का मतलब एग्जाम्पल दे देना, लेकिन ये क्वेश्चन केवल भारत का नहीं है, याद रखना है। कि यूट्यूब पर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बड़े विद्वान भी ऐसे इनको पढ़ा रहे हैं कि भारत के एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं सॉरी, लेकिन ये केवल भारत के सापेक्ष में इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें वैश्विक के हिसाब से चलते रहे, क्योंकि आप सिलेबस याद रखना वहाँ पे वैश्विक भी लिखा हुआ है। वैश्विक लो मतलब इस्पात जो भी है इंडस्ट्री लोकेशन वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट में याद रखना आपको ना, आपका क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, अच्छा सा मतलब इंट्रोडक्शन होना चाहिए, यानी भूमिका होनी चाहिए। कितनी लाइन में, 2-3 लाइन में बस, ज़्यादा नहीं। बॉडी पार्ट होना चाहिए, बॉडी पार्ट में आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, यहाँ पे डिमांड क्या है कि लो इस्पात उद्योग कहाँ पे हो रहे हैं स्थापित, मतलब कच्चे माल से दूर हो रहे हैं। तो आपके पास 2-3 एग्जाम्पल देके इनको आपको कवर अप करना है। ठीक है। फोर बाद में क्या करना है, कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन में आप अच्छे से निष्कर्ष को बताना है, वो भी हम देखेंगे कैसे करना है इसको। जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास आया है, तो अचानक मेरे पास क्वेश्चन आया, तो हालांकि ये सब क्वेश्चन मैंने पहले अटेम्प्ट लिए, मैंने खुद अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान देखा कि इन क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो अभी अटेम्प्ट लेने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैं अटेम्प्ट लेता तो कैसे लेता इसको। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, भूमिका लिखूंगा। ठीक है। भूमिका में क्या लिखूंगा कि मतलब जो भी इस उद्योग होता है ना, उद्योगों की अवस्थिति मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है कच्चे माल पे, डिपेंड करती है पूंजी पे, डिपेंड करती है किस पर, श्रम पर, डिपेंड करती है परिवहन। तो ये क्या है, उद्योगों की अवस्था, मैं पहले इंट्रोडक्शन में बता दूंगा कि जो भी उद्योग होगा, चाहे वो लोह इस्पात उद्योग हो या और कुछ हो, उसके कारक कौन से हैं, अवस्थिति कारक कौन से हैं वो बता दूंगा। ठीक है, मैंने अवस्थिति कारक बताने की कोशिश की। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि भूमिका में आप उद्योगों की अवस्थिति के कारक बता दो। एक विद्वान का नाम लिखना चाहते हो तो लिख देना कि वेबर के अनुसार, कि वेबर की औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, ऐसा उनका सिद्धांत अभी भूल रहा हूँ मैं सही से, लेकिन हाँ सही है, मतलब सेंट्रल वो कहते हैं इंडस्ट्रियल, ऐसा कुछ सिद्धांत था उनका, वेबर का। ठीक है। और आगे हम कंफर्म करके बाद में बता देंगे जब हम 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आज मैंने ये टॉपिक उतना मतलब गहराई से, कहने का मतलब है एनसीईआरटी को ही फोकस किया है पूरी तरह से, हम बड़ी चीज़ों पे अभी नहीं जा रहे हैं ना। अभी हम, आप ही देख ये चीज़ें देखना है कि अभी हमें छोटे बच्चों की तरह सीखना है। जब ये एनसीईआरटी हम 8th क्लास की पढ़ते हैं, 6th क्लास की पढ़ते हैं, तो आप भी थोड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना और एक छोटे बच्चे की तरह सीखने की कोशिश करना। तो ठीक है, मतलब जो ये बड़े बड़े सिद्धांत होते हैं वो तो बाद में आ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप बॉडी मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखोगे, थोड़ा सा परिचय दे दो कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें एक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक है। ठीक है, आपने बता दिया। जैसे हम बॉडी पार्ट में जाते हैं, तो बॉडी पार्ट में पहला पैराग्राफ जो बताओगे ना, या पहला आप जो मतलब 2-3 लाइनों में जो बताओगे ना, पैराग्राफ फॉर्म में ज़्यादा नहीं लिखना है। आप छोटी छोटी कीवर्ड में या लाइनों में आप लिखने की कोशिश करना। तो पहले मैं आप बताना कि पहले क्या होता था, विश्व के जो जितने भी लोह इस्पात उद्योग हम देखते हैं ना, एग्जाम्पल देके बताना कि जैसे भारत में जमशेदपुर है ना, जैसे जर्मनी का रूर प्रदेश या यूएस का पिट्सबर्ग का, ये एग्जाम्पल देके बताना ये जितनी भी इंडस्ट्री है ना, ये कहाँ पे, कच्चे माल के आसपास स्थित है। क्योंकि कच्चे माल की वजह से क्या होता है कि आप ये कह सकते हो कि मतलब लो एस्क जो है ना, कह सकते हो एक मतलब प्योर इंडस्ट्री नहीं है, प्योर इंडस्ट्री नहीं है, मतलब प्योर माल, कच्चा माल नहीं है। कि जैसे आप कह सकते हो कि लो एस्क जो होता है, लो इस बाद में क्या करता है, बाहर इससे कम होता है। तो इनको हम यदि लोकेशन पे स्थापित करें जहाँ पे कच्चा माल मिलता है, तो वही हमारे लिए अच्छा रहता है परिवहन लागतों के हिसाब से है ना, और अन्य खर्चों की लागतों से। तो आप इनको पहले पैराग्राफ में बताना कि इन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि पहले की जो इंडस्ट्री थी ना, कहाँ पे थी, कच्चे माल के स्रोतों पर ही अवस्थित थी। पहले आपने ये बता दिया बॉडी पार्ट में। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताओगे 2-3 लाइन में, बॉडी पार्ट में जाओगे तो पहली 2-3 लाइनों में ये बताना कि पहले की जितनी भी इंडस्ट्री है ना लो इस्पात वाली, इनकी हम देखें, इनका एग्जाम्पल देखें तो ये कहाँ पे है, कच्चे माल के स्रोतों पे है। अब दूसरी बात ये कहना कि नया बट लेकिन अब नया बदलाव देखने को मिला है, अब नया बदलाव आ रहा है, क्वेश्चन की डिमांड भी यही है, तो इसको हमें ज़्यादा बताना है, ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। नया बदलाव क्या है, नया बदलाव देखेंगे इसमें, जैसे नया बदलाव क्या है इसमें, नया ट्रेंड क्या है। नया ट्रेंड को आप ऐसे भी बना सकते हो कि नया बदलाव ऐसे देखने को मिल रहा है। एक तो ये देखो कि जो महाद्वीप है, महाद्वीप के आंतरिक भाग है ना, उनके खनिज संसाधन समाप्त हो गए। ठीक है। तो ये क्या डिपेंड करते हैं किस पर, बाहरी जो
कच्चा माल का स्रोत है या आयात पर डिपेंड करते हैं, तो इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे हो सकती है, बंदरगाह पे हो सकती है। तो बंदरगाह लोकेशन आपका एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है। बंदरगाह लोकेशन का एग्जाम्पल मिलते ही आपके माइंड में एक चीज़ आ गई है ना, कि जापान की जो इंडस्ट्री है ना, लो इस्पात कहाँ पे, बंदरगाह स्थिति पर है। भारत का आपको एक पता हो तो विशाखापट्टनम जो है ना, कि विशाखापट्टनम कहाँ पे, बंदरगाह पे अवस्थिति पे है। और विशाखापट्टनम का विकास कैसे हुआ, विशाखापट्टनम का विकास इस तरह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से हम क्या कर रहे हैं, सस्ता कोयला आयात कर रहे हैं, और विशाखापट्टनम पर जो इंडस्ट्री है उसकी डिमांड कहाँ है, जापान की ओर है, ठीक है। तो आप इनकी अवस्थिति एग्जाम्पल देके बताना कि विशाखापट्टनम बंदरगाह लोकेशन पर इस्पात स्थापित करने का मुख्य कारण क्या है। ऑस्ट्रेलिया से सस्ता कोयला हो गया, बेलाडिला या छत्तीसगढ़ से इसका लो आयरन आता है, लो एस्क आता है, ठीक है, और जापान की ओर जाता है, तो इसलिए बंदरगाह स्थिति इसकी ठीक है। तो आपने इसका एग्जाम्पल देके बता दिया। एक एग्जाम्पल आपने जापान के लोकेशन वाला बता दिया। और एग्जाम्पल बताना हो आपको कि मतलब और स्थापना कैसे हो रही है, तो आप है ना ब्रिटेन का यदि आपको मैप याद हो, थोड़ा सा ब्रिटेन वाला एग्जाम्पल देके बता दो कि ब्रिटेन में पहले क्या होता था, लिवरपूल वगैरह ये जितने भी इंडस्ट्री है ना पहले यहाँ पे थी, लेकिन अब वो क्या हो वहाँ पे क्या हुआ, खनिज संसाधन खत्म हो गए, तो ये बंदरगाह की ओर स्थापित, इनकी स्थापना की ओर अग्रसर है, ये बता सकते हो। एक और एग्जाम्पल देना हो आपको बंदरगाह लोकेशन वाला, तो आप इनका बता सकते हो किनका, जैसे यूएस है ना, यूएस का बताओ, मैप बना के बता दो। डायग्राम तो बनाने ही बनाने, कि पहले जो है ना यहाँ पे मतलब प्लेसिन या पीट्सबर्ग के आसपास इनकी कोयला लो खनिज अच्छा था यहाँ पे, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये समाप्त होने से मतलब जो महान जिले हैं जो कि बंदरगाहों से जुड़ी हुई है, जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित हो रही है, तो आप इनका ये ट्रेंड बता सकते हो, ठीक है। एक ही हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, बॉडी पार्ट में आपको कैसे इसको क्वेश्चन को हैंडल करना था, कि आपको बताना चाहिए था भाई, थोड़ा सा तो पुराने वाली बता दी एग्जांपल देके। फिर जो नया ट्रेंड आया कि बंदरगाह लोकेशन की ओर, कि भाई आजकल परिवहन क्रांति हो रही है, सस्ता मतलब ये हो रहा है, परिवहन क्रांति से भी बता सकते हो कि कहीं भी स्थापना हो सकती है, आजकल परिवहन सस्ता हो गया, एक तरह से लागतें कम होने लगी है। आप ये बता सकते हो कि कच्चा माल आंतरिक की बजाय आयात पर निर्भर है, तो वहाँ पे एग्जाम्पल देके बता दो। एक और इसमें एग्जाम्पल बन सकता है कि आजकल जैसे बड़े मतलब बड़े शहर हैं, कि आप जैसे एग्जाम्पल लो कोलकाता हो गया या मुंबई हो गया, ठीक है। कोलकाता मुंबई में क्या है कि आजकल हम देखते हैं ना, कबाड़ी वाले लोहे का मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कलेक्शन करते हैं, और कलेक्शन करने से क्या होगा कि इनको जितना भी ये बड़े शहरों में कबाड़ी मतलब मतलब कबाड़ी मार्केट जो है ना, आप कह सकते हो जो भी खराब लोहा है एक तरह से, है ना, ठीक है। तो मतलब कह सकते हो खराब लोहा के कारण भी एक छोटी इंडस्ट्री बन सकती है, छोटी मतलब कह सकते हो आज शहरों के आसपास थी, कि उनको गलाकर उनसे जैसे सरिया बना लिए या टिन उनसे बना लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। आपको लगता है ये छोटी है, लेकिन ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है एक तरह से, आप आपके रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए भी इनका काफ़ी जुड़ाव है। तो मतलब बड़े शहरों के अंदर जो भी लोहा इकट्ठा होता है कचरे वाला ना, स्क्रैप वाला जो बोलते हो आप इसको, तो स्क्रैप से जो भी होता है मतलब या मतलब जो कबाड़ी का लोहा होता है एक तरह से, कबाड़ जो होता है ना, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे मतलब जो भी रियल इस्टेट के लिए काम आते हैं, जैसे सरिये काम आते हैं या लोहा अन्य चीज़ों में भी काम आता है, कि निर्माण क्षेत्रों में भी काम आता है ना, वहाँ पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी एक अच्छा एग्जाम्पल इसमें होना चाहिए था। तो ऐसे हो सकता है। आप इसमें मैप कौन सा बनाओगे, एक तो मैप बनाना इंडिया वाला बनाना, कि एक इंडिया का ऐसे मैप बना दिया। पहले तो मतलब यहाँ पे थी, आजकल जैसे आपने विशाखापट्टनम, यहाँ पे विशाखापट्टनम है, इसका एग्जाम्पल देना, ऐसे भी देना एग्जाम्पल कि विशाखापट्टनम ऐसे स्थापित है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, एक त्रिभुज बनाना आपको अच्छे से ना, कि ऐसा त्रिभुज बनाना है एक ऐसे करके, त्रिभुज बना दिया आपने एक, है ना। यहाँ पे आपको मार्केट दिखाना जापान, यहाँ से कोयला आएगा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, कोयला, और इंडस्ट्री कहाँ पे, बंदरगाह स्थिति पर है। और लोहा कहाँ से आ रहा है, बेलाडीला से आ रहा है, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से आ रहा है। तो यहाँ पे विशाखापट्टनम इंडस्ट्री है, और मतलब इसको आप ऐसा बना सकते हो एग्जाम्पल देके। ये एग्जाम्पल हो गया। पहले एग्जाम्पल एक हमने यूएस वाला बताया था आपको, कि यूएस वाला मैप बना के आप कर देना इसमें कहाँ पे, तो ऐसे मैप आने चाहिए इसमें, है ना। इसके अलावा एक त्रिभुज ये भी बन सकता है कि कोई इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित होनी चाहिए, उसके भी आप मैप बना सकते हो ऐसा करके, कि मतलब यहाँ पे स्थापित होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए या यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसे भी मतलब आप बना सकते हो। तो इसमें ये डायग्राम आने चाहिए थे, मैप आने चाहिए थे, और फिर लास्ट में निष्कर्ष में आप लिख दो कि हाँ अतः कहा जा सकता है कि मतलब आजकल ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कि विश्व के मतलब कई भागों में ऐसे देखने को मिल रहा है कि परिवहन क्रांति, संचार क्रांति, आप और भी मतलब चीज़ों को बता सकते हो कि इन फैक्टर के कारण क्या हो रहा है, कि इंडस्ट्री मतलब विश्व के कहीं भी कहीं भी इनको आसान होता है स्थापना करना इनकी, ठीक है, ऐसा बता सकते हो फिर। तो ऐसा मतलब क्या होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का हमारा तरीका हो सकता है। आगे जैसे हम देखते हैं कि प्रमुख उद्योगों का वितरण है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा होगा कि थोड़ा सा चैप्टर बोरिंग हो रहा है, तो बोरिंग नहीं, आप इसको सही से विश्वास से पढ़ोगे तो बोरिंग नहीं होगा। एक तो एनसीईआरटी की चैप्टर आप न पढ़ना, एक हम दोनों मिलके पढ़ रहे हैं, मतलब आप और हम मिलके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे फ़ायदा मिलेगा कि आपको जो मेरा नॉलेज अनुभव है उससे नई चीज़ें देखने को मिलेगी, कि आंसर राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो प्रमुख उद्योगों का वितरण देखें कि लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे। तो क्वेश्चन तो हमने पहले अटेम्प्ट ले लिया, लेकिन अब आपके बहुत आसान से समझ में आ जाएगा कि जर्मनी, यूएस, चीन में क्या है, जापान, रूस आदि में लौह इस्पात उद्योग का वितरण है। ये एक आधारभूत और पोषक उद्योग है, क्योंकि इसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अवस्थिति कार्य कौन से? श्रम पूंजी, परिवहन, जल, कच्चा माल, लोहे, सोना, पत्थर तथा मांग और बाजार। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में ये डायग्राम था, जो अभी हम जितनी भी चर्चा कर रहे थे ना कि यार यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन गया, तो इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है कि लौह इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति। और यही क्या है, 2020 की मेंस की एग्जाम की हेडिंग है। 2020 मेंस की जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, अभी हमने ऊपर अटेम्प्ट लिया है, यही तो क्वेश्चन था कि लौह इस्पात उद्योग मतलब किस प्रकार कच्चे माल की अवस्थिति से परिवर्तनशील अवस्थिति दिखा रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ से इतना समझ में नहीं आता यदि आप पहले से चीज़ों को समझ के नहीं जाते हो। जैसे इसमें पहले आंतरिक 1800 में क्या था, पहले आंतरिक जहाँ पे मतलब कच्चा माल मिलता था। बाद में क्या हो रहा है कि थोड़ी सी अवस्थिति यहाँ पे चेंज हो रही है। 1850 से 1950 के पास मतलब थोड़ा सा ये हो रहा है कि तटीय क्षेत्र या बंदरगाह नदी के आसपास। और लास्ट में जैसे 1950 के बाद तो ये हो गया कि बिल्कुल बंदरगाह लोकेशन के आसपास इनकी स्थापना देखी जा रही है। उसके कारण हमने ऊपर चर्चा की है। विश्व के ये प्रमुख लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र हैं। आपको ऐसा भी करना चाहिए था वहाँ पे इस क्वेश्चन में कि एक वर्ल्ड का मैप बना दिया आपने ना। पहले भी मैंने बताया कि वर्ल्ड का मैप बनाना कितना आसान है, तो उसमें दिखा देना चाहिए था कि विश्व के अभी भी मतलब लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र कहाँ पे है। ये वर्ल्ड का मैप बना के आप बताना चाहिए था आपको। जैसे अभी हम अटेम्प्ट लेते हैं कि कैसे बनाना चाहिए था, क्या बताना चाहिए था उसमें। ठीक है, तो ऐसा दक्षिण अमेरिका हो गया यहाँ पे मतलब उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ पे एक तरह से अफ्रीका हो गया, यहाँ पे यूरोप हो जाएगा। ठीक है, कैसा भी बनाओ आप, ठीक ठाक ऐसा बनाओ कि एग्जामिनर समझ जाए। ये बन गया। तो आपको इसमें बताना चाहिए था कि जैसे एक एग्जांपल विशाखापट्टनम वाला दिया कि यहाँ पे परिवर्तनशील अवस्था दिखा रहा है। एक जापान वाला यहाँ पे एग्जांपल हो जाता, एक ब्रिटेन वाला अच्छे से एग्जांपल हो जाता है यहाँ पे, एक ये मतलब अमेरिका वाला हो जाता है एग्जांपल, ऐसे करके। तो तीन चार आप चीज़ें बता देता ना कि विश्व में हाँ यहाँ पे आजकल ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तीन चार चीज़ों को, तो आपका आसान हो जाता। आप वर्ल्ड के मैप पे भी ऐसे बता सकते हो। बाकी हमने पहले पढ़ा था कि कैसे आप इंडिया वाला मैप बना सकते हो, उनको भी देख सकते हो। यहाँ पे इसके अलावा भारत के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन केंद्र कौन से? भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भद्रावती, विशाखापट्टनम, सलेम। और आगे 12th के एनसीईआरटी में इनको डिटेल में देखने वाले हैं। एक यहाँ पे जैसे केस स्टडी के रूप में बताया गया जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, जो कि पहले शुरुआती स्तर पर निजी क्षेत्र में थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में सरकार के स्वामित्व में आ गई और इसकी स्थापना 1907 में हुई है। यहाँ पे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो कि जैसे टाटा जो इंडस्ट्री जो जमशेदपुर में ही क्यों स्थापना हुई। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कच्चे माल की औषधि कहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे लौह इस्पात काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे दो नदियाँ हैं, खरकई और स्वर्णरेखा, ये दो प्रमुख नदियाँ हैं। प्री में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बंदरगांव से जुड़ने के लिए ट्रेन की व्यवस्था है, मतलब रेल व्यवस्था भी है। कहाँ पे? कोलकाता से जुड़ा हुआ है, नागपुर से जुड़ा हुआ है। और भी बहुत सारा जैसे मतलब झरिया से कोयला भी आसानी से हो सकता है। उड़ीसा से मैंगनीज और चूना पत्थर भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये चीज़ें आप एक डायग्राम से माध्यम से भी बता सकते हो। जैसे अवस्थिति के कौन से कारक है? लोहा इसके यहाँ पे आराम से, कोयला झरिया से आता है, मैंगनीज भी यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से क्या आता है? लोहा, इस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज आता है। बंगाल नागपुर रेल मार्ग यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बड़ा बाजार कहाँ पे? कोलकाता बड़ा बाजार का है। इसके अलावा निवेश क्या है? सरकारी प्रोत्साहन मिला था इसको। और श्रम आसपास के क्षेत्रों से मतलब सस्ता श्रम यहाँ पे मिल जाता है। अन्य इंडस्ट्री भी यहाँ पे स्थापना हुई है, रसायन, इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन, टिन उद्योग आदि। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे एक लौह इस्पात का एग्जाम्पल बताया हुआ है किसका, कि पिट्सबर्ग जो यूएस वाला है, कि यहाँ पे महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, कोयला अवस्थिति केंद्र पर स्थापित है ये। तो हमने पहले पढ़ा था ना कि लौह इस्पात इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित होनी चाहिए। जैसे ये मार्केट है, ठीक है, और ये R1 है, ये R2 है, यानी रॉ मटेरियल फर्स्ट एंड सेकंड। जमशेदपुर वाला एग्जाम्पल इसका है कि मतलब लो इस्पात लो एस की स्थापना पर है। ये पिट्सबर्ग वाला इसका एग्जाम्पल है जहाँ पे कोयला है, ठीक है। तो फिर अच्छी अवस्थिति कहाँ पे? दोनों में से एक अच्छी अवस्थिति है। आजकल क्या हो रहा है? बंदरगाह वाली, आजकल जो विशाखापट्टनम वाला ये देख रहे हैं बंदरगाह अवस्थिति, यानी मार्केट की ओर। तो ये तीन लोकेशन मिल सकती है, या तो कच्चे माल की जो रॉ मटेरियल फर्स्ट है, या सेकंड है, या मार्केट है। तो यही तो अवस्थिति हो सकती है। तो आपके पास ऐसे डायग्राम भी होने चाहिए, बना सकते हो ऐसे डायग्राम, ठीक है। तो इसमें बताया गया कोयला अवस्थिति केंद्र है। लोएस कहाँ से आता है? मिनेसोटा से आता है। नो परिवहन ग्रेट लेक्स जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ओहियो, मोनोगहिला और एल्गनी यहाँ पे प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन प्री का हो सकता है, यहाँ पे इनको ध्यान में रखना है, इन नदियों को, लोकेशन इनकी जरूर देखना मैपिंग में आप। इसके अलावा ग्रेट लेक्स है, जितने भी ये लेक्स है ना, इनको आप मैपिंग जरूर करना है, इनकी सुपीरियर, हुरोन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, पांचों जिले हैं ना, किन नदी से जुड़ी हुई है, ठीक है, इनका भी देखना आपको।
थोड़ी सी मैपिंग जरूर करनी है आपको ऐसे ही। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग क्या कहते हैं इसको, 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति से पूरे सूती वस्त्र उद्योग मतलब एक तरह से हस्तकताई पर, जो पावरलूम वगैरह है उनसे उन पर निर्भर था। मतलब पावरलूम, मतलब पावरलूम नहीं सॉरी, हस्तकरघा जो होता है ना, हस्तकलाई वाला, हस्तकताई, उस पर निर्भर था। बाद में क्या है, ये पावरलूम जो मशीन होती है उसके द्वारा बनाया जाने लगा। तो ये तो ये यहाँ से क्या हो सकता है, यूपीसी प्री में कोई स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, या जहाँ पे मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से ऐसा कुछ यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। जैसे इसमें है कि मतलब भारत की जो प्राचीन सूती वस्त्र के उत्पादन के केंद्र इसमें बताए गए हैं। जैसे ढाका है, तो ढाका तो अभी बांग्लादेश में है, भारत में नहीं है, लेकिन यहाँ से मिलान वाले क्वेश्चनों में आ सकता है कि जैसे ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध था। जो मसूलीपट्टनम है वो छींटा, ये भी एक प्रकार है, मतलब उससे प्रसिद्ध था उसके लिए। कालीकट का जो प्रमुख वस्त्र है कैलिको। इसके अलावा बुरहानपुर, सूरत और बड़ोदरा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सुनहरी जरी के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्री में, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए। तो आप एनसीईआरटी पढ़ते समय इनका भी विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1818 में, ऐसा भी फैक्ट प्री में आ सकता है। 1818 में फोर्ट ग्लेस्टर कोलकाता में स्थापित हुआ था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। बाद में पहला सफल उद्योग जो सूती वस्त्र है कहाँ पे, मुंबई में स्थापित हो पाया था 1854 में। ठीक है, और प्रारंभ में ये उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में विकसित हुआ, क्योंकि यहाँ पे आर्द्र जलवायु, तटीय अवस्था अवस्थिति, कच्चे माल, सस्ता श्रम की निवेश आदि की संभावना है। तो ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ सकता है कि क्या कारण है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम महाराष्ट्र और गुजरात में ही विकसित हुआ। ठीक है, तो आप है ना, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल ये चीज़ें बता पाओ कि जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ पे, कपास, तो काली मिट्टी क्षेत्र यहाँ पे है आसपास में, तो काली मिट्टी में कपास अच्छा होगा। तो कपास के आसपास इन्होंने क्या इसकी इंडस्ट्री स्थापित की, किसकी, सूती वस्त्र की। एक ये है कि कपास के धागे के लिए आर्द्र जलवायु या कोष्ण जलवायु, यानी जो न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ठंडी हो, थोड़ी सी आर्द्र जलवायु हमें चाहिए ना इसके लिए। तटीय बंदरगाह स्थिति से क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे कोई कपड़ा बनाते हैं तो उसकी डिमांड तो चाहिए ना, विदेशों में डिमांड होगी, यहाँ से हम निर्यात कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सस्ता श्रम आसपास के क्षेत्रों से उपलब्ध है। इसके अलावा जैसे आज आज आपको बताओ कि अहमदाबाद, सूरत आज कपड़ा निर्माण में बड़े, विश्व में बड़े मतलब काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जैसे राजस्थान से काफ़ी मतलब जो श्रमिक होते हैं, जो इन इंडस्ट्री में काम करते हैं, काफ़ी यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे सस्ता श्रम आपके पास उपलब्ध है। इसके अलावा निवेश और पूंजी तो आप जानते हो कि गुजरात में काफ़ी बड़े जो मारवाड़ी कम्युनिटीज़ है ना, महाराष्ट्र, मुंबई, इनके लोग यहाँ पे पूंजी आसानी से निवेश करते हैं। तो ये चीज़ें आप बतानी चाहिए आपको इसमें, और बता सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि एक पहले क्वेश्चन भी आया था कि जो चीनी उद्योग है वो आ चुका है, लोह इस्पात उद्योग अभी आ चुका है, तो ऐसा सूती वस्त्र वाला उद्योग वाला भी क्वेश्चन या तो पहले आ चुका होगा या दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जी वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग भारत में क्या ट्रेंड है। तो ये क्वेश्चन या तो ये आ सकता है कि गुजरात, महाराष्ट्र में पहले सूती वस्त्र का उद्योग का विकास क्यों हुआ, लेकिन हाल ही में ट्रेंड में बदलाव आया है कि आजकल सूती वस्त्र उद्योग साउथ इंडिया में जा रहा है या भारत के किसी भी कोने में स्थापित हो रहा है। तो इसके कारण क्या है, तो इसके कारण है कि उद्योगों की अवस्था में बदलाव हो रहा है। जो आर्द्रता हमें चाहिए थी पहले की जलवायु के हिसाब से, आजकल हम इसको क्या कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से, आप क्या आर्टिफिशियल रूप से इन्वायरमेंट बना सकते हो इंडस्ट्री के अंदर। कच्ची कपास जो होती है शुद्ध होती है, वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में वजन कम नहीं होता। तो कहने का मतलब होता है जैसे कपास होता है, कपास से क्या होता है, धागा बनता है। तो धागा बनने के दौरान क्या होता है, कपास से कोई मतलब यहाँ से हमें कचरा निकालना नहीं पड़ा, ये प्योर उत्पाद है। तो प्योर उत्पाद से आप धागा बनाओगे तो वजन उसमें कम नहीं होने वाला है। तो चाहे आप है ना, जो सूती वस्त्र उद्योग है, चाहे कपास वाले क्षेत्र में लगाओ या बाजार में लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे इसके अंदर ये डायग्राम ऐसा बन सकता है कि जैसे ये मार्केट है, ठीक है, और यहाँ पे कपास पैदा होता है, ठीक है, और यहाँ से मतलब कोई कपास उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग में, यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग लगा सकते हैं हम। तो सूती वस्त्र उद्योग में अन्य जो कच्चे उत्पाद होते हैं काम आते हैं। तो इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित करनी चाहिए, यहाँ पे मतलब लोकेशन होनी चाहिए इसकी। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके बाद में बाहर बढ़ सकता है कपड़े का ना, जो भी हम कपड़ा बनाते हैं ना, जो भी और चीज़ें चाहिए आपको कपड़े बनाने के लिए। लेकिन यहाँ से जैसे हम कपास से, कपास के लिए ये कर सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करना मार्केट के आसपास ही सही रहेगा। इसलिए इसमें यह है कि इसलिए देश के विभिन्न भागों में सूती वस्त्र केंद्रों की स्थापना हो रही है, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत आदि। इसके अलावा आप केस स्टडी बता सकते हो कि अहमदाबाद की केस स्टडी लेना कि यहाँ पे साबरमती नदी है, भारत का इसको मैनचेस्टर भी बोलते हैं। पहली सूती वस्त्र मिल 1859 में स्थापित यहाँ पे हुई थी। अनुकूल अवस्थिति है किसके लिए, कपास उत्पादन केंद्र के नज़दीक है, आदर्श जलवायु है, सस्ता कुशल श्रमिक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जितनी भी सुविधाएं आजकल हम बात करते हैं वो यहाँ पे उपलब्ध है, पूंजी निवेश, परिवहन जाल, बंदरगाह आदि। हाल ही में यहाँ उत्पन्न समस्या, लेकिन हाल ही में ये देखा गया आजकल उतना मतलब
अच्छा कार्य यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री थी पुरानी वो काफ़ी बंद हो चुकी है। मतलब यहाँ पे औद्योगिक रुग्णता बोल सकते हो आप इसको। नवाचार का अभाव इसमें देखने को मिला था। देश के अन्य भागों में भी बस्तर के अन्य बड़े केंद्र हो गए तो यहाँ की डिमांड भी इनसे कम होने लगी है। लेकिन अभी भी है, अभी भी आप कह सकते हो कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा एक एग्जांपल वैश्विक है, ओसाका जापान का मैनचेस्टर है। योडो नदी यहाँ पे याद रखना, आर्द्र जलवायु योडो नदी, बंदरगाह स्थिति, आयातित कच्चे माल पर निर्भर, मिस्र भारत चीन आदि से कपास का आयात होता है। उच्च गुणवत्ता व कम मूल्य के कारण वैश्विक बाजार में इनकी मांग है। इनकी क्वालिटी अच्छी है। आपने हाल ही में एक चीज़ और देखी होगी, जैसे बांग्लादेश और वियतनाम है, उसका टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री वो भारत को काफ़ी चुनौती दे रहा है कि उनकी जो कपड़ा है जो बहुत अच्छा है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, सस्ता भी है। तो इसको भी आप ध्यान में रखना ट्रेंड को। तो ये है कि विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र निर्माण के प्रदेश दिखाए गए इसमें, है ना। आप देखना पहुँच करके आराम से कि अमेरिका में कहाँ है, इंडिया में कहाँ है, जापान में कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में कहाँ है। आगे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी यानी ये सनराइज उद्योग है, तो ये उद्योग सूचना संग्रहण प्रक्रम वितरण को व्यवहार में लाते हैं। आजकल आप देखते हो ना कि जैसे बीपीओ कॉल सेंटर वगैरह कहीं भी स्थापित हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में बंगलोर है, तो बंगलोर आईटी मतलब राजधानी है हमारी। तो वहाँ पे क्या ऐसी दिशाएं हैं कि बंगलोर में ये दिशाएं विकसित हुई है, बंगलोर में ही आईटी हब बनने की संभावना इतनी क्यों ज़्यादा है, तो उसके कारण हम देखने वाले हैं। तो वैश्वीकरण उदारीकरण के कारण इस उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। और इसकी जो अवस्थिति होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जितने भी मानक है, संसाधन उपलब्धता, लागत, बुनियादी ढांचा आदि इसमें प्रमुख है। जैसे आईटी सेक्टर के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी, कैलिफोर्निया और बेंगलुरु। यदि बेंगलुरु के एग्जाम्पल की बात करें तो बेंगलुरु दक्कन पठार पर स्थित है, यानी सिलिकॉन पठार भी इसको बोलते हैं। और वर्ष भर यहाँ की जलवायु कैसी है, मतलब अच्छी जलवायु है, ना कोई ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है। धूल मुक्त सिटी है, यहाँ पे लोग आना पसंद करेंगे। और आधारभूत ढांचा यानी आप ये देख सकते हो कि भारत में इंटरनेट की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड हमें ये मिलेगी, यानी इंटरनेट से संबंधित जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का काफ़ी अच्छा है। इसलिए तो आप जानते हो कि जितनी भी जो आईटी कंपनी है वो उनका मुख्यालय आजकल हम देख रहे हैं कि बेंगलोर में है। बहुत सारी जो एजुकेशन वाली इंडस्ट्री भी है वहाँ पे अपना जो ऑनलाइन एजुकेशन है वहाँ पे अपना मुख्यालय बनाती है। क्यों बनाती है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण एक तो ये होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चाहिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दूसरा ऐसे कुशल व्यक्ति चाहिए जो इनमें काम कर सकें, कि आईटी वाले जितने भी व्यक्ति कुशल व्यक्ति थे वो कहाँ मिलेंगे हमें? बेंगलोर में मिलेंगे। तो इसलिए ये है। इसके अलावा ये शहर काफ़ी कम खर्चीला भी है, बताते हैं ऐसा। सूचना प्रौद्योगिकी नीति भी सर्वप्रथम जैसे कर्नाटक सरकार के द्वारा लाई गई थी। बेंगलुरु को हब बनाने के पीछे से कर्नाटक सरकार की नीति का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। तो ऐसी भी होना चाहिए। 1992 में मतलब ऐसा हो, इन्होंने एक पॉलिसी लेके आए थे। इसके अलावा बेंगलुरु में सर्वाधिक आईटी महाविद्यालय शिक्षा संस्थान यहाँ पे है। इसके अलावा आईटी सेक्टर में कुशल मानव श्रम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इसके अलावा ये भी है कि क्या आप जानते हो कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आपस में क्यों जुड़ते हैं? वे आसान पहुँच के लिए मुख्य सड़क, महामार्ग नज़दीक के स्थित होते हैं। नज़दीक महामार्ग के नज़दीक स्थित हो सकते हैं। फर्म ज्ञान के आदान प्रदान से लाभान्वित हो सकते हैं। सेवा और सुविधाएं जैसे कि सड़कें, पार्किंग, अवशिष्ट निपटान सक्षमता से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। यहाँ से मेंस के अंदर हमेशा क्वेश्चन रहेगा एक, मेरी गारंटी है, इस बात की विश्वास बनाए रखना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपको हिंट है यहाँ से, आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा मतलब आराम से पढ़ा करो, बढ़िया से पढ़ा करो। हमें बड़ी बड़ी किताबों की बजाय ये फोकस करना है कि हम अपनी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको ज़्यादा पढ़ें, बार बार पढ़ें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेसन पसंद आए इनको लाइक करना, शेयर करना और पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करना। थैंक यू।